हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं श्याम कुमार। आज आप देख रहे हैं मेरे पास दो पिक्चर है, एगो है नर जननांग और दूसरा है मादा जननांग। ये चीज़ मैं आज आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत ऐसे जो जानकारी होती है जिसको जॉब के लिए यूज में किया जाता है, यानी कंपटीशन निकालने के लिए यूज किया जाता है, आगे पढ़ाई पढ़ने के लिए यूज किया जाता है, और बहुत ऐसे जानकारी जो होती है जिसको आम जीवन में भी यूज किया जाता है। क्योंकि देखिए, जो यानी गांव के जो ग्रामीण जो इलाका होता है उसमें गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं। गरीब क्यों होता है? क्योंकि उनके पास जानकारी का अभाव होता है और जब जानकारी का अभाव होता है जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता है, तो सबसे पहले जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो चैप्टर मैं जो नर जननांग और मादा जननांग, ये जनन चैप्टर का ही एक चैप्टर यानी अंश है। क्योंकि जनन एक प्रक्रिया है और इस पृथ्वी पर जितने सारे जीव है उस सभी में प्राकृतिक रूप से यानी जनन की जो प्रक्रिया है वो बनाया गया है। जनन प्रक्रिया का यानी वो प्रक्रिया इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इस धरती पर सभी जीवों को रहना जरूरी है, जिसके कारण पर्यावरण का संतुलन बना हुआ रहता है। अगर जनन नहीं होगा तो फिर एक जीव से दूसरा जीव जब विकास नहीं होगा तो फिर इस प्रक्रिया में बहुत ऐसे जीव होगा जो विलुप्त हो जाएंगे, और जब विलुप्त हो जाएंगे तो फिर वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए इस धरती पर जो भी जीव है उसमें जनन की प्रक्रिया बनाया गया है। तो जनन की प्रक्रिया दो प्रकार से होता है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में हमेशा एक जीव भाग लेता है जो ऑटोमेटिक अपने से वो वंश वृद्धि करता है, और लैंगिक जनन में हमेशा दो जीव भाग लेता है जिसमें नर और मादा दोनों होता है। जिसमें नर और मादा दोनों होता है तो नर और मादा के संयोग से उसका फिर जनन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो मनुष्य में भी एक प्रकार का लैंगिक जनन ही होता है जिसमें नर की जरूरत पड़ती है और मादा की जरूरत पड़ती है। अब बात रह जाता है कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये नर का जनन अंग है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें मैं सारा चीज डिटेल से लिख दिया हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, ये शिश्न है, ये मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग का मतलब होता है पेशाब जिस रास्ते से निकलता है उसको कहते हैं मूत्र मार्ग। यहाँ है जो पुरास्त ग्रंथि है, और ये जो नली आप देख रहे हैं ये नली यहाँ से ये शुक्रवाहिका वाला नली है। फिर यहाँ से ये नली है अटैच है, यहाँ से ये मूत्र नली है, और यहाँ ये जो आप देख रहे हैं मूत्राशय है। इस मूत्राशय में मूत्र जमा होता है, क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो बहुत जल का जो यूज होता है वो शारीरिक ऊर्जा के लिए यूज कर लिया जाता है, और उसके बाद जब भोजन हम करते हैं तो उसमें बहुत ऐसे विषाक्त पदार्थ होता है जिसको शरीर से बाहर निकालने की जरूरत होती है। तो इसी जल के द्वारा क्या होता है, मूत्र नली के द्वारा इस मूत्राशय में जमा हो जाता है, जहां से समय समय पर क्या होता है मूत्र नली द्वारा बाहर निकलते रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये शिश्न है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ एक बल्ब होता है, इसी रास्ते से होकर के मूत्र यानी पेशाब निकलता है। तो यहाँ देखिए, ये है शुक्राशय और ये है स्खलन नलिका, और ये जो आप देख रहे हैं ये काउपर ग्रंथि है। ये सारे अंग मिल करके ये नर जननांग बनाया गया है। अब इसका काम क्या है, तो सबसे पहले शरीर में जो भी उपापचय क्रिया के दौरान जो भी यानी यूरिया का जो विषाक्त पदार्थ जो होता है वह जल के द्वारा इस मूत्र नली से होकर के मूत्राशय में जमा कर दिया जाता है, और मूत्राशय से होकर के यहाँ जो आप एक बल्ब देख रहे हैं इस बल्ब के रास्ते से मूत्राशय बाहर निकलता है। यहाँ क्या होता है कि काउपर ग्रंथि यहाँ एक प्रकार का काउपर ग्रंथि रहता है। ये काउपर ग्रंथि क्या करता है कि उसमें एक प्रकार का जो क्षारीय द्रव होता है वो स्रावित करता है उसके पेशाब को, जलन को कम करने के लिए। क्योंकि क्षारीय द्रव जब यहाँ से इसमें बहुत सारे विषाक्त पदार्थ होते हैं जो इस नली से हो करके जाएगा तो बहुत परेशानी होगी, बहुत दिक्कत होगी, उस यानी जलन होगा एक तरह से समझिए उसमें। उसी जलन को कम करने के लिए ये काउपर ग्रंथि एक प्रकार का क्षारीय द्रव स्रावित करता है, जिसके कारण वो जो बाकी यानी यहाँ से जो मूत्र निकलता है उसमें कोई जलन नहीं होती है और आसानी से निकल जाता है, और हमें या किसी भी जीव को कोई परेशानी नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो नली है, जिस नली से हो करके मूत्र निकलता है उसी नली से हो करके वीर्य भी निकलता है। ये वीर्य जो यानी ये जो वीर्य होता है
यही इसी का दूसरा नाम शुक्राणु भी आप इसको बोल सकते हैं। और ये वीर्य का जो निर्माण होता है वह किस किस चीज से होता है, तो पूरा अस्त द्रव, शुक्राणु द्रव और शुक्राशय द्रव, ये तीनों चीज मिल करके वीर्य का निर्माण करता है। और पूरा अस्त द्रव देखिए, यही जो पूरा अस्त ग्रंथि है, यहाँ जो ये जो पूरा अस्त ग्रंथि है, इसी पूरा अस्त ग्रंथि से पूरा अस्त द्रव का निकलता है। ये जो शुक्राशय जो आप देख रहे हैं, इसी शुक्राशय से शुक्राणु निकलता है, और यानी इसी शुक्राशय से शुक्राशय द्रव निकलता है और शुक्राणु निकलता है, और सब मिल करके एगो वीर्य का निर्माण करता है। और यहाँ से वीर्य, यहाँ ये जो विरेचन आप जो देख रहे हैं, इसी में जमा रहता है और समय समय पर क्या होता है, बाहर निकलते रहता है। यानी जो रास्ता मूत्र का निकलने वाला है, उसी रास्ता से होकर के वीर्य भी निकलता है। इस प्रकार से मनुष्य में जननांग होता है। और क्या होता है कि जब मात्रा बढ़ जाती है तो समय समय पर बाहर निकलते भी रहता है। उसके बाद क्या है कि आप ये जो देख रहे हैं, ये मादा जननांग है। ये मादा जननांग में ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये फैलोपियन नलिका है, और ये गर्भाशय है, और ये योनि है, और ये जो आप देख रहे हैं ये अंडाशय है, और यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये भलवा है। यानी ये मादा जननांग है और ये नर जननांग है। ये दोनों में क्या होता है कि इसी रास्ते से होकर के जो वीर्य निकलता है, इस बालवा के सहारे योनि में प्रवेश करता है, और इस योनि में प्रवेश होकर के क्या होता है कि यहाँ से फैलोपियन नलिका में चला जाता है। फैलोपियन नलिका में जब चला जाता है तो यहाँ लगभग 72 घंटा तक ले ये जीवित रहता है, यानी मृत नहीं रहता है। जो भी वीर्य यानी जो भी शुक्राणु निकलता है वो मृत नहीं रहता है, वो जिंदा रहता है। और जिंदा कब तक रहता है, तो 72 घंटा तक ले ये जिंदा रहता है, यहाँ इसी फैलोपियन नलिका में तैरते रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो गर्भाशय की जो प्रक्रिया है, वो प्रत्येक 28 दिन के बाद इसकी पुनरावृत्ति होते रहती है। इसीलिए आप देखते होइएगा कि जो मादा होता है, यानी जो स्त्रीलिंग होता है, यानी नर का मतलब होता है पुरुष और मादा का मतलब होता है स्त्रीलिंग, ठीक ना, स्त्री। यानी इसको देहात में हम लोग औरत कहते हैं। मादा का मतलब होता है औरत और नर का मतलब होता है पुरुष। तो यहाँ क्या होता है कि 72 घंटा तक ले जिंदा रहता है, और जब 72 घंटा के बाद फिर वह मृत हो जाता है, और फिर उसके बाद यानी उसका जो शरीर का जो क्रिया होते है, वो उस क्रिया के द्वारा फिर बेकार यानी उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या होता है इसमें कि ये जो गर्भाशय का जो बनने की प्रक्रिया होती है, प्रत्येक 28 दिन पर उसकी पुनः पूर्ति होती रहती है, यानी मासिक धर्म, यानी 28 दिन के बाद। इसीलिए देखते हुइएगा कि मादा में प्रत्येक 28 दिन के बाद मासिक धर्म हो जाता है, यानी मासिक चक्र। उसके साथ क्या होता है कि इसमें बहुत ऐसे म्यूकस होते हैं, जो ब्लड उलड होते हैं, वो सारे चीज बाहर निकलते रहते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि यही शुक्राणु इसी मूत्र मार्ग के द्वारा यहाँ वल्व में प्रवेश करता है, और यहाँ से योनि के सहारे यहाँ फैलोपियन नलिका में चला आता है। और जैसे 28 दिन होता है, तो 28 दिन के बाद क्या होता है कि ये गर्भाशय की प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाती है। तो जिस प्रकार से जैसे ही पुनः शुरू होती है, उसके 14वें दिन, कितना दिन होता है, 14वें दिन, ठीक ना, एकदम मध्य में, यानी 2 सप्ताह बाद ये जो अंडाशय आप देख रहे हैं, इस अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। क्या निकलता है? अंडाणु। इसी अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है, और पहले से क्या होता है कि शुक्राणु इस फैलोपियन नलिका में तैरते हुआ रहता है 72 घंटा तक ले। 72 घंटा का मतलब आप समझ सकते हैं, 12 छक 72, यानी 24 या 72, 3 दिन इसको मान करके चलिए, क्योंकि दिन और रात मिला करके 24 घंटा होता है। तो 24 या 72 आप इसको 3 दिन मान करके चलिए। जब भी कोई शुक्राणु इस फैलोपियन नलिका में आता है, तो वो 3 दिन तक ले जीवित रहता है, ठीक ना। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो अंडाशय आप देख रहे हैं, इस अंडाशय से 14वां दिन, जिस दिन से गर्भ की फिर बनने की प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है, यानी प्रत्येक 28वें दिन के बाद, यानी 14वें दिन, यानी प्रत्येक 28 दिन के बाद पुनः पूर्ति होगा। तो 1 से स्टार्ट होगा,
तो 14वें दिन यानी 2 सप्ताह बाद यहाँ से एक अंडा यानी अंडाणु निकलता है और पहले से शुक्राणु यहाँ इसमें तैरते हुए रहता है। यही अंडाणु शुक्राणु के साथ निषेचन जब हो जाता है तो फिर यहाँ से गर्भ की प्रक्रिया जो आगे होता है वह होना शुरू हो जाएगा। तो ये जब पूरे प्रक्रिया को लगभग 9 महीना लगता है और उसके बाद फिर यानी जैसे ही निषेचन होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, तो फिर भ्रूण का निर्माण होगा, फिर बच्चा यानी शिशु बनेगा और फिर उसके बाद वो बाहर निकलेगा समय पूरा होने के बाद। तो उस स्थिति में क्या होता है कि पेट में जो पल रहा बच्चा होता है, सबसे पहले तो यानी भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होता है, शिशु का निर्माण किस प्रकार से होता है, वो तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं इस पिक्चर के द्वारा कि शुक्राणु यानी वीर्य इस भलवा के द्वारा योनि के द्वारा फलैपियन नलिका में पहुंचती है। यहाँ जो अंडाशय आप देख रहे हैं 14वें दिन एक अंडाशय इसमें से निकलता है, शुक्राणु इस फैलोपियन नलिका में तैरते रहती है। तो फिर निषेचन की प्रक्रिया होती है और जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया होती है तो गर्भ का जो आगे की प्रक्रिया होती है वो जो गर्भ वाला जो भित्ति सब होता है धीरे धीरे मजबूत हो जाता है और जब मजबूत हो जाता है तो फिर वो पूरी तरह से विकसित होने लगता है और जब ये विकसित होना शुरू हो जाता है तो फिर उसमें शिशु का निर्माण हो जाता है। और जब शिशु का निर्माण हो जाता है तो सबसे पहली बात है कि वो जो शिशु होगा वह लड़का होगा कि लड़की होगा, ये भी एक प्रकार का समस्या ही है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, ये किस पर भी डिपेंड करता है। ये चीज मैं भी आज आप लोगों को बता दे रहा हूं क्योंकि सारी समस्या आज आपको इस वीडियो के द्वारा समाप्त होने वाला है। तो सबसे पहले लड़का होगा कि लड़की होगा, ये तो आप समझ गए कि शिशु का निर्माण उसमें हो रहा है। आपको तो पता नहीं चलेगा प्राकृतिक रूप से क्योंकि वो तो माता के गर्भ में रहता है। तो क्या होता है कि देखिए ये जो लड़का और लड़की शिशु का जब निर्माण होता है तो ये जो वीर्य यानी शुक्राणु जो होता है उसमें लगभग यानी क्रोमोसोम होता है। प्रत्येक जो मनुष्य होता है उसमें 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, जिसमें क्रोमोसोम 23 जोड़ा में एगो एक्स होता है और दूसरा वाई होता है, ठीक ना। तो नर में जो होता है वह यक्स और वाई कैटेगरी का होता है, मादा में यक्स और यक्स कैटेगरी का होता है, ठीक है। यानी क्या होता है, नर में एक्स होता है और मादा में एक्स, दोनों यक्स होता है और नर में वाई यानी यक्स और वाई दोनों प्रकार का क्रोमोसोम होता है। जब वीर्य यानी शुक्राणु द्वारा जब यक्स, पहले तो मादा के शरीर में यक्स और यक्स क्रोमोसोम है ये है, ठीक है। और जब नर यानी वीर्य जो प्रक्रिया यानी वीर्य शुक्राणु के द्वारा जब यक्स जाएगा यानी नर के द्वारा, नर का जो जननांग है, नर का जो जनन ग्रंथि है, उस जनन ग्रंथि के द्वारा अगर शुक्राणु के द्वारा अगर यक्स क्रोमोसोम जाएगा तो पहले से तो यहाँ यक्स है ये है, ठीक ना। तो यानी यक्स मादा के शरीर में है और फिर यहाँ से यक्स गया तो क्या बन जाएगा, लड़की बन जाएगा, ठीक ना। क्या बन जाएगा, लड़की बन जाएगा। अगर यहाँ से वाई शुक्र यानी वाई क्रोमोसोम जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब यक्स हट जाएगा और क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो यक्स और वाई अल्टरनेटिव हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी लड़का और लड़की के ऊपर डिपेंड यानी जो गर्भ में जो शिशु होता है इस प्रकार से लड़का और लड़की बनता है, ठीक ना। अगर लड़की है तो यक्स यक्स होगा, लड़का है तो यक्स और वाई होगा। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो लड़का लड़की वाला जो बात होता है वह नर के ऊपर डिपेंड करता है, जो नर जननांग होता है। लेकिन हमारे समाज में हमारा जो परिवेश है उसमें अक्सर महिला को ही यानी महिला का ही शोषण किया जाता है, महिला को ही ताना बाना दिया जाता है कि भाई इसके गर्भ से सिर्फ लड़की निकल रही है, जबकि इसमें सारा यानी जो सारा परेशानी है वह किसमें है, नर जननांग में है। क्योंकि नर जननांग में अलग अलग क्रोमोसोम पाया जाता है, मादा में तो यक्स यक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। लेकिन फिर भी ना समझ के कारण हमारा जो परिवेश है उसमें सिर्फ महिला को ही
यानी महिला को ही टारगेट किया जाता है, उसी के ऊपर सारा जो समस्या होता है, सारा जो दबाव होता है थोपा जाता है, जिसके कारण स्त्री पर बहुत सारी परेशानी भी होती है। इसीलिए इस वीडियो को जब भी आप देखते होंगे तो इस चीज को समझ लीजिए कि लड़का और लड़की में फर्क यानी समझने के लिए सिर्फ महिला ही दोषी नहीं है, उसके साथ साथ पुरुष भी दोषी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके भी मन में कोई ऐसे टॉपिक होगा जिनको आपको समझना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो बस आज इतना।